4 था। तो 15 क्लॉज 4 में एक रिजर्वेशन का मैटर है कि साहब आरक्षण किया जा सकता है और ये राज्य को शक्ति दे दी गई है कि वो कुछ खास प्रावधान या खास नियम बना सकता है रिजर्वेशन के लिए। तो ताकि आपको पता है कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन भी हैं इंडिया में कुछ, ठीक है ना, पिछड़े वर्ग के नागरिक, कुछ लोग जो पिछड़े रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन देने का आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में अरेंजमेंट किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं रखा गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया कि साहब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े क्लास के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस पे डिबेट भी काफ़ी होती है कि साहब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये रिजर्वेशन नहीं था, बाद में जोड़ दिया गया है। तो इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, क्या रेशनल है, वो बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि साहब रिजर्वेशन क्या ज़रूरी चीज़ है या ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो एक सोसाइटी की सच्चाई, ख़ासतौर से इंडियन सोसाइटी की सच्चाई आपको ये पता होनी चाहिए कि कुछ लोग तो बहुत पिछड़े हुए हैं और कुछ लोग बहुत आगे हैं, ठीक है ना। मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था एक, और इस रिसर्च का एक मैं देख रहा था, तो वहाँ पे ये बात आई कि जो पीक प्लेसेस हैं दिल्ली के मान लीजिए पीक प्लेसेस में आपको पता है कि करोल बाग या कोई भी एरिया जो कि सबसे महंगा एरिया है दिल्ली का, तो वहाँ पे किसी ने ये बताया, जाके देखिए कि वहाँ पे जो लोग बस रहे हैं वो ज़्यादातर फॉरवर्ड लोग हैं, अगड़े लोग हैं, जो कि आगे हैं सोसाइटी में। और जो आप झुग्गी झोंपड़ी में जाके देखिए या ऐसे एरियो में जाके देखिए जो कि थोड़ा सा पिछड़े हुए एरिए हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग बैकवर्ड लोग बस रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो इनइक्वल है, यानी असमान तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता चला आया है इंडियन सोसाइटी में। और क्यों होता चला आया है, बराबरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ वो इस वजह से नहीं हुआ कि इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आके बसे हैं। मतलब आप ये देखिए कि मतलब अमेरिकन सोसाइटी को काफ़ी डाइवर्स सोसाइटी माना जाता है कि ये सब अलग अलग तरह के लोग अमेरिका में बसे हुए हैं, ये कहा जाता है। और वो लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं वो ज़्यादातर बाहर से आके बसे हैं, अपना नौकरी करने गए हैं, व्यापार करने गए हैं, इंडिया के, अरब के, पाकिस्तान के, यहाँ के, वहाँ के, वो लोग जो कि जाके बसे हैं। तो उन लोगों से मिलके वो सोसाइटी डाइवर्स सोसाइटी बनी है। क्योंकि डाइवर्स सोसाइटी को चलाना बड़ा मुश्किल होता है या डाइवर्स सोसाइटी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए इक्वल लॉज बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको जब आर्टिकल 14 पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि इक्वल लॉज का मतलब ये नहीं होता है कि एक जैसा लॉ सभी को बना दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि किसी सोसाइटी की नीड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सरकमटेंसेस के हिसाब से एक रीज़नेबल लॉ होना चाहिए, जो कि एक वर्गीकरण पे या क्लासिफिकेशन पे होना चाहिए कि पहले हम ये दो लोग अलग तरह के हैं तो इनकी एक क्लास बना लें, ये दो तरह के लोग हैं इनकी एक अलग क्लास बना लें, तो इनके लिए अलग लॉ होगा और दूसरी क्लास के लिए एक अलग लॉ होगा। तो इक्वल लॉ का मतलब ये होता है कि एक जैसा लॉ ना हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉ हो सकता है। तो इंडियन सोसाइटी बड़ी डाइवर्स सोसाइटी है। अब मैं अमेरिकन सोसाइटी की जो बात कर रहा था वो इस वजह से डाइवर्स सोसाइटी है कि वहाँ पे बाहर से आके अलग अलग तरह के लोग बसे हैं।
लेकिन इंडिया में तो ओरिजिनली जो है अलग अलग तरह के लोग पहले से ही हैं। आपको पता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रेस यहाँ पे आई। शुरुआत से आप ले लीजिए, बहुत तरह के लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे बस गए, ठीक है ना, और वो आज तक यहाँ पे बसे हुए हैं। तो उनसे मिलके अलग अलग तरह के समाज बनते हैं। चाहे वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो यहाँ का हिस्सा बन गए, तुर्क अरब यहाँ पे आए वो भी हिस्सा बन गए, तुर्क लोग यहाँ पे आए वो भी यहाँ का हिस्सा बन गए। तो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे जो पहले से बस गए, उनसे ये सोसाइटी काफ़ी डाइवर्स हो गई। क्योंकि जो यहाँ की सोसाइटी पहले से थी वो भी, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, आपको पता है, उसमें भी काफ़ी क्लासिफिकेशंस हैं। तो इंडियन सोसाइटी काफ़ी डाइवर्स सोसाइटी है। तो इसमें बहुत सारे लोग तो बहुत आगे हैं और बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं। तो इन लोगों के लिए एक अलग तरीके का लॉ बनाने की ज़रूरत है जो पिछड़े हुए हैं। इस वजह से ये सोचा गया कि भाई उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाए। तो ये शक्ति 15 क्लॉज 4 आर्टिकल में है कि लोगों के हितों को साधने के लिए जो बैकवर्ड क्लास के सिटीजन हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके हितों को आगे करने के लिए इस तरह के लॉ बनाए जा सकते हैं जो कि मतलब उनको आगे ले जाएं। क्योंकि वो पीछे रह गए ना, तो वो पीछे रह गए तो उनको आगे ले जाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान 15 क्लॉज 4 में और 16 क्लॉज 4 में रखा गया। आज हम जो बात करेंगे वो 15 क्लॉज 4 की बात करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन का केस था पहला, 1951 का। और इस केस में ये था कि मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर में इसने क्या किया कि कुछ सीट रिज़र्व कर दी कुछ लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, कुछ समुदाय के लिए, ठीक है ना, धर्म के आधार पर और रेस के आधार पर और कास्ट के आधार पर उसने सीट रिज़र्व की कि साहब ये इस धर्म के, इस जाति के और इस वर्ग के लोग, इस मूल वंश के लोगों को रिजर्वेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में मिलेगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि साहब 15 क्लॉज 1 ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि रिजर्व मतलब कोई भी भेदभाव रिलीजन, रेस, कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो इनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है एडमिशन में, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब ये बात सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पर, धर्म के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव और मूल वंश या रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव मना करता है कॉन्स्टिट्यूशन 15 क्लॉज 1। इस वजह से ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो तो पीछे ही रह जाएगा, ऐसे वो तो आगे जा नहीं पाएगा। तो इस वजह से 15 क्लॉज 4 फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया और इसमें ये बताया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है स्टेट के द्वारा। यानी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े हुए, जो पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए हैं लोग और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दी गई। अब देखिए इसमें जो है ये जो 15 क्लॉज 4 आर्टिकल है रिजर्वेशन देता है, ये बहुत वाइड इसका स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है, विस्तार है, वो काफ़ी वाइड है और ये अपने एरिए में, एम्बिट में कुछ पॉजिटिव एक्शन को भी ले आता है कि कुछ आप वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं, स्कॉलरशिप दे दी वीमेन को, तो ये भी एक रिजर्वेशन का तरीका हो सकता है। इंदिरा सोहनी का केस 1993 का है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क केस माना जाता है ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन इज़
in educational institution and other walks of the life can also be provided under article 16 clause 4 and 15 clause 1। ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया कि रिजर्वेशन जो दिया जा सकता है वो जो है मतलब 15 क्लॉज 4 में भी दिया जा सकता है और मतलब दूसरे आर्टिकल भी हैं मतलब उसके थ्रू भी दिया जा सकता है। ठीक है ना। 15 क्लॉज 4 में ये बात बताई गई है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा, सीधी सी बात है कि भाई सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कानून में आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो कि आपके सामने आएगी उसका एक खास मतलब होता है, उसी अर्थ में आपको उस चीज़ को समझना होता है। तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग कौन है ये क्वेश्चन एक अराइज होता है। तो देखिए ये जो 15 क्लॉज 4 है इसके पीछे सिद्धांत क्या है। इसके पीछे ये सिद्धांत है कि द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन विविडली वैलिडली व्हेन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नीड इट। तो इसके पीछे सिद्धांत ये है कि जब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को ज़रूरत होगी तब उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी उनको तरजीह दी जा सकती है, उनको आगे बढ़ाया जाएगा जब उनको नीड होगी। ये सिद्धांत पे ये काम करता है। तो ये जो है प्रोविज़न है वो एनेबलिंग प्रोविज़न है। एनेबलिंग प्रोविज़न का मतलब होता है कि ये राज्य को ये शक्ति देते हैं, एनेबल करते हैं, सक्षम बनाते हैं कि वो जब भी ज़रूरत हो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाने की तो उनके लिए लॉ बनाए। तो द मेजर प्रॉब्लम इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। ठीक है ना। तो अब एक समस्या आएगी कि कैसे ये पता लगे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या वर्ग कौन सा है। तो आपको पता है कि बैकवर्ड क्लासेस एक वर्ड है, पिछड़ा वर्ग, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, कोई अर्थ संविधान बताता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कानून की किताबों में हर चीज़ का साफ साफ अर्थ बताया जाता है। और ये पहले दूसरे आर्टिकल या तीसरे आर्टिकल में सबसे पहली बात जो होती है वो ये होती है कि इस शब्द का मतलब ये होगा। कानून की किताबें अगर आपने पढ़ी हो, जिसे हम बेयर एक्ट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन क्लॉज होती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सबसे लास्ट में दी हुई है, लेकिन ज़्यादातर बेयर एक्ट में क्या होता है कि एक डेफिनेशन क्लॉज होती है कि इस शब्द का मतलब ये होगा। तो अब बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। बालाजी के केस में इसको बताया गया है कि बैकवर्डनेस एनवाइजेज अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज़ बोथ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो ये अर्थ बताया बालाजी के केस में कि साहब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो बैकवर्डनेस है या पिछड़ापन है वो कैसा होना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, यानी सामाजिक भी हो और शैक्षणिक भी हो, यानी समाज भी उसका पिछड़ा हुआ हो, ठीक है ना, और शिक्षा पढ़ाई लिखाई में भी वो पिछड़ गया हो, कम पढ़े लिखे लोग हों उसमें, ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट द क्लास टू बी आइडेंटिफाइड एज बैकवर्ड शुड बी बोथ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। दोनों ही होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हो और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हो। तो कोर्ट ने इसमें इक्वेट किया, बराबर ठहराया किसको, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस टू दैट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। उन्होंने ये कहा जैसे पिछड़ा वर्ग कौन है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट जितना पिछड़ा है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लोग जितने पिछड़े हुए हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोग जितने पिछड़े हुए हैं,
उसी तरह से हम सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का अर्थ लगाएंगे। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने ये कहा कि जितने पिछड़े अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आपको पता है काफ़ी पिछड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें शेड्यूल्ड क्लास में रखा गया है, एक सूची में रख दिया गया है कि साहब ये शेड्यूल्ड क्लास हैं जो कि पिछड़े हैं, और वो पिछड़े हो मतलब को रखा गया है। तो द कोर्ट आल्सो एम्फेसाइज्ड दैट द कास्ट मे बी द रिलेवेंट फैक्टर टू डिफाइन बैकवर्डनेस, ठीक है ना। तो कोर्ट ने ये कहा कि साहब कोई जाति ऐसी हो सकती हैं कि वो बैकवर्ड हों, तो हम उसको, अगर कोई जाति में सारे ज़्यादातर लोग ही पिछड़े हुए हैं तो हम उसको पिछड़े वर्ग में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कास्ट जो है वो रिलेवेंट फैक्टर हो सकता है बैकवर्डनेस को चेक करने के लिए कि ये कास्ट का लोग है, ये पिछड़ा होगा। हमने किसी कास्ट के लोग को देखा तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ सकती है कि साहब ये पिछड़ा होगा। जैसे ही हम कास्ट पूछते हैं तो अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये आदमी इतना पिछड़ा हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी द सोल एंड डोमिनेंट क्राइटेरिया, लेकिन ये केवल एक अकेला और डोमिनेंट क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि केवल एक आप इसी के आधार पर और केवल इसी के आधार पर पता लगा लें कि ये बैकवर्ड होगा। केवल ये आधार नहीं है, इसमें कुछ लोग अगड़े भी हो सकते हैं, कुछ लोग फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, कुछ लोग एलीट क्लास के भी इसमें हो सकते हैं, सभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि ये इस कास्ट का है तो इसका सोशल स्टेटस और इसका एजुकेशनल स्टेटस ये होगा। तो कोर्ट ने बालाजी के केस में ऐसी ही बातें की और ये कहा कि साहब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड का मतलब जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जैसा जो है हम समझ सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी जोर दिया कि कास्ट जो है वो रिलेवेंट फैक्टर हो सकता है, कास्ट से आप चेक कर सकते हैं किसी को, ये बैकवर्ड हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अकेला क्राइटेरिया नहीं है फिर भी कास्ट के, केवल कास्ट के आधार भी आप किसी को पिछड़ा कह दें। अब देखिए ये जो है बाद में पॉवर्टी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना गरीब है, ऑक्यूपेशन क्या, व्यापार व्यवसाय क्या कर रहा है ये आदमी, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या वो ठेला लगा के कुछ सामान बेच रहा है, क्या वो दुकान खोल रहा है, दुकान खोल के कोई सामान बेच रहा है, और दुकान में क्या परचूनी की दुकान है या कोई हार्डवेयर की दुकान है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये आदमी इस मतलब स्टेटस में आ सकता है सोशली एंड एजुकेशनली। उसका प्लेस ऑफ हैबिटेशन किस एरिया में रहता है, ठीक है ना, किस कॉलोनी में रहता है, तो उसका अंदाज़ा आप इस आधार पे कर सकते हैं। ऑल कंट्रीब्यूट टू द बैकवर्डनेस, ये बैकवर्डनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना बैकवर्ड है, ठीक है ना। एंड सच फैक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और इन फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कौन आदमी किस एरिया में रह रहा है, क्या व्यापार कर रहा है, कोई जूस का ठेला लगा रहा है तो आप उसका स्टेटस समझ सकते हैं, कोई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है तो उसका स्टेटस एक समझ में आ सकता है। तो कोर्ट हेल्ड दैट द कास्ट एंड क्लास आर नॉट सिनोनिमस, कोर्ट ने फिर भी ये कहा कि साहब कास्ट और क्लास ये समानार्थी वर्ड नहीं है, सिनोनिमस नहीं है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 यूजेज द टर्म क्लास एंड नॉट कास्ट, और आपको पता है कि 15 क्लॉज 4 में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्लास, क्लास का मतलब वर्ग, वर्ड यूज़ किया गया है, कास्ट वर्ग यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो देयरफॉर बैकवर्डनेस कैन बी डिटरमाइंड विदाउट एनी रेफरेंस टू कास्ट। तो हम जब भी किसी का पिछड़ापन ध्यान में लाएंगे तो हम उसका कास्ट के आधार पे उसको तय नहीं करेंगे कि ये कास्ट है तो पिछड़ा है, हम उसका गरीबी का स्तर, ऑक्यूपेशन, प्लेस और हैबिटेशन वगैरह देखेंगे, लेकिन कास्ट के आधार पे अंदाज़ा तो हो सकता है कि ये आदमी बैकवर्ड है, क्योंकि मतलब इस तरह की कोर्ट ने बात की। अब देखिए ये भी कहा बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, एक आदमी तो पिछड़ा हुआ है और एक बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं है पता लगाना कि कौन बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और कौन कम पिछड़ा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है। 1963 में इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने बातें की। अब देखिए
1964 में फिर से एक चित्रलेखा का केस आता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि दो कास्ट इज ए रिलेवेंट फैक्टर इन एसरटेनिंग बैकवर्डनेस ऑफ क्लास, the authority can determine the social backwardness of the class even without the reference of the caste। तो ये बात थोड़ा सा बदली सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल बाद ही, और ये कहा कि सब जाति रिलेवेंट फैक्टर हो सकता है, सुसंगत तथ्य हो सकता है, इसको ध्यान में रखा जा सकता है जब आप बैकवर्डनेस या बैकवर्ड वर्ग का, किसी पिछड़े वर्ग का पता लगाएंगे तो कास्ट को भी ध्यान में रखेंगे आप, क्योंकि कास्ट एक रिलेवेंट फैक्टर हो सकता है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो समझ में आ रहा है आपकी